नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की विशेष पेशकश न्यूज नाउ में। मैं हूं नवीन पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में आज सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की कार्यवाही की, जहां देखेंगे सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच क्यों जारी है बयानबाजी का दौर। वहीं दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे लोकसभा की, जहां देखेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शाराना अंदाज में कैसे सरकार पर निशाना साधा। वहीं तीसरे सेगमेंट में जानेंगे यूपी की हाथरस में कैसे भगदड़ के दौरान 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। बात राज्यसभा ही करें तो सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। बात नेता विपक्ष बनाने तक पहुंच गई। हालांकि बीती 28 जून को भी सभापति और नेता विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी, जो अभी तक जारी है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मंगलवार को भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दरअसल कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे। इस बीच जयराम रमेश ने बीच में कुछ कहना शुरू कर दिया, जिस पर सभापति ने कड़ी आपत्ति ली। इसके बाद प्रमोद तिवारी ने फिर से अपने संबोधन शुरू करते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर केंद्र और प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिए। इस पर सभापति ने प्रमोद तिवारी को टोका कि बिना तथ्यों के आधार पर ऐसे आरोप मत लगाइए। प्रमोद जी, जो आप कह रहे हैं, आप खुद चिंतन कीजिए, कितना गलत कह रहे हैं ना। दोस्तों, this will not go to court. If you have proof, if you have fact. प्रमोद तिवारी के संबोधन के दौरान एक बार फिर जयराम रमेश खड़े होकर कुछ कहने लगे। इसके बाद सभापति ने फिर से जयराम रमेश के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा, जयराम रमेश इतने समझदार हैं कि उन्हें खड़गे की जगह बैठना चाहिए। The senior leadership is here. I think you should replace. One second, Jairam Ramesh, you are so intelligent, so gifted, so talented. You should immediately come and take seat in place of Mr. Khadge. Because by and large you are doing his job. सर, मेरा टाइम का ध्यान रखिएगा, मेरे टाइम। खड़गे जी, आप सोच। सभापति के जयराम रमेश को टोकने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपत्ति दी और बराबर में बैठी सोनिया गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मुझे बनाने वाला यहाँ बैठे हैं। न रमेश मुझे बना सकता है और न आप मुझे बना सकते हैं। खड़गे जी, क्या? Still in your mind that Varna system is there. That's why you are calling Ramesh. He's a very intelligent, very that, and I am dull, so that No. he should be replaced. No. 1 second. बैठिए खड़गे जी, बैठिए। एक बार बैठिए। खड़गे जी, मैं 1 सेकंड प्लीज। नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए। खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। जनता ने मुझे। खड़गे के इस बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। मेरी बात को ध्यान से सुनिए।
मेरी बात को ध्यान से सुनिए। नहीं, सुनिए, नहीं, बैठिए। You cannot every time run down the chair. You cannot every time show disrespect to the chair. आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadge ji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. दरअसल सोमवार को भी राज्यसभा में सभापति धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई थी। खड़गे ने अपने बयान में आरोप लगाया था कि शिक्षण संस्थानों पर संघ और बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। इस पर सभापति ने आपत्ति जताई और उनके बयान को राज्यसभा की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। बहरहाल मानसून सत्र की संसद की कार्यवाही को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस आगे कितने तेज होगी, ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव में इस बार जो सियासी उलटफेर हुआ, उसका सीधा सीधा असर सदन की कार्यवाही में भी दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेता एनडीए सरकार को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों को लेकर जहां कल सरकार पर हमला बोला था, आज समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट, अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए सरकार पर हमला बोल दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अखिलेश ने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, देश के सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने देश के लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कहने को यह सरकार कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, लेकिन यह सरकार क्यों छुपाती है? हमारे देश की पर कैपिटल इनकम किस स्थान पर पहुंची है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स पर कहां खड़े हैं? नीचे से कहां हैं? साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर देश की ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है बड़ा गमगीन बेनूर है। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद, जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार। मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है बड़ा गमगीन बेनूर है। पर अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है।
और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति, पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूँ कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आज़ादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आज़ादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सांप्रदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है, वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार हो गई। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में 5th वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी, ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी, अगर हम 5वें नंबर पर हैं, तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष महोदय देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं, वहाँ का प्रदेश के सरकार भी कह रहे कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहाँ पहुँच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स पे कहाँ खड़े हैं, नीचे से कहाँ हैं। जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहाँ खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत। सिलसिला यही नहीं थमा। अखिलेश यादव ने इसके बाद कहा, हर बात को जुमला बना देने वालों से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, यह सहयोग से चलने वाली सरकार है। इनके पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस यही रही कि शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। हमने वह हालात देखे कि नौजवान जब भी तैयारी करके जाता था, परीक्षा देकर लौटता था, तो उसको पता चलता था कि पेपर लीक हो गया। जितनी परीक्षा हुई सब पेपर लीक हुई। हर बात को जुमला बना देने वाले लोगों के ऊपर से जनता का भरोसा उठ गया है, इसीलिए बहुमत की सरकार नहीं है, ये सहयोग से चलने वाली सरकार है। डबल इंजन के नाम पर उत्तर प्रदेश को टकराहट के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में प्रभुत्व की लड़ाई दो लोगों को आपस में लड़ा रही है, लेकिन उसकी मार जनता को सता रही है।
पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ। अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव में थे और उत्तर प्रदेश में वो हालात देखे हैं कि नौजवान जब भी तैयारी कर करके जाता था और परीक्षा दे करके लौटता था तो उसको पता लगता था कि पेपर लीक हो गया। और उत्तर प्रदेश में केवल एक पेपर लीक नहीं हुआ है, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब पेपर लीक हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं माननीय सांसद की तरफ से सुन रहा था कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर परीक्षाएं देने तो बच्चे गए लेकिन वहां भी पेपर लीक हो गया। और अभी जब 4 जून को रिजल्ट आया उसके बाद जो बात उठी है, देश की सबसे प्रेस्टिजियस परीक्षा उसका भी पेपर लीक हो गया। और आखिरकार ये पेपर लीक हो क्यों रहा है? सच्चाई तो ये है कि ये सरकार पेपर लीक इसलिए करा रही है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, उन नौजवानों का भविष्य नहीं बनने देना चाहती। पिछले 10 सालों की उपलब्धि बस इतनी रही है कि एक शिक्षा परीक्षा माफिया का जन्म हुआ है, जिसने तथाकथित अमृत काल में युवाओं के भविष्य की आशाओं को ही जहर दे दिया है। जो सरकार उम्मीद को मार दे वह न तो वर्तमान को सुधार सकती है न भविष्य को संवार सकती है। सरकार आशा का प्रतीक होनी चाहिए। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। होई है सोई जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वह है खुद किसी के सहारे के लाचार। अखिलेश ने आगे कहा, जो बात कभी कास्ट सेंसस की उठी थी हम उसके पक्ष में हैं। बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करना समझौता है। जब कभी सत्ता में INDIA आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि EVM पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 की 80 सीटें जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं करूंगा। EVM का मुद्दा मरा नहीं है। जब तक EVM नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस पर अडिग रहेंगे। अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। और हम तो अध्यक्ष महोदय यही सुनते आए हैं, होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला। अध्यक्ष महोदय, होई वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह देना चाहता हूँ, होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका थी कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है। सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो
मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर्स से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। अनुमति दी है, उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 18, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री अखिलेश यादव जी। लोकसभा चुनाव होने से पहले ही ये तमाम मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए गए थे। इन्हीं मुद्दों के साथ ही विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। एक के बाद एक विपक्ष के नेता इस सिलसिले को यूं ही सदन में जारी रखे हुए हैं। अब सवाल उठता है कि सरकार इन मुद्दों का जवाब किस प्रकार दे पाएगी, या सदन की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बिना ही समाप्त हो जाएगी। स्पेशल डेस्क एनबी न्यूज। और अब बात यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे की। हाथरस के गांव में सत्संग के दौरान भगदड़ मचने से करीब 100 लोगों की मौत होने की खबर है। दर्जनों लोग घायल हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हर तरफ चीख पुकार मची है। यूपी के एटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक के बाद एक घायलों के आने का सिलसिला जारी है। दर्जनों की मौत हो चुकी है और कई लोग बुरी तरह घायल हैं। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाथरस में एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में ये हाल हुआ है। दरअसल हाथरस के सिकंदराराव कस्बे के रतिभानपुरा गांव में करीब 25 साल से भोले बाबा का सत्संग चलता आ रहा था। बताया गया है कि आज दोपहर में सत्संग समाप्त होने के बाद करीब 3 बजे जैसे ही भीड़ निकलनी शुरू हुई तो अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते चले गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत होने की आशंका है। सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा भेजा गया है। अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है। यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। और सिकंदराराव के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और कुछ लोग घायल भी आए सर? घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान कप्तान साहब, यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस भी है, अलीगढ़ भी है, और भी जनपदों में ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी अभी हमको नहीं है। हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते। कितने हैं सर? और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है। इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। कारण क्या होता है? बताते हैं कि भोले बाबा का सत्संग कई सालों से होता रहा है। एटा, कासगंज, अलीगढ़ से लेकर बदायूं तक के गांव से लोग यहाँ आते हैं। सत्संग में घरेलू समस्याओं और बीमारियों के इलाज की उम्मीद में आते हैं। एटा पुलिस ने बताया है, चूँकि एटा मेडिकल कॉलेज समीप पड़ता था, इसलिए घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। जिस वक्त भगदड़ हुई उस समय हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे में धार्मिक आयोजन चल रहा था। एटा अस्पताल में शाम तक 2700 आ चुके थे, जिनमें 23 महिलाएं, 3 बच्चे और 1 पुरुष शामिल है। शाम तक घायलों के अस्पताल में पहुंचने का सिलसिला जारी था। हादसे को अपनी आंखों से देखने वाली युवती ने बताया कि इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह कुचलते गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। सत्संग में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सत्संग समाप्त हुआ, उसके बाद लोग वहां से जाने लगे। इस दौरान निकलने की जल्दी में भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को देख ही नहीं रहे थे। महिलाएं और बच्चे गिरते चले गए। भीड़ उनके ऊपर से दौड़ रही थी, कोई बचाने वाला नहीं था। चारों ओर चीख पुकार मची हुई थी। एक महिला ने बताया कि हम दर्शन करने आए थे, बहुत भीड़ थी। जब भगदड़ मची तो मैं और मेरा बच्चा भी भीड़ के नीचे आ गया। अपनी घायल मां के साथ अस्पताल पहुंची एक युवती ने बताया कि सत्संग खत्म होने के बाद भगदड़ मच गई। हम लोग खेत की ओर से निकल रहे थे, तभी अचानक भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी, जिससे कई लोग नीचे दब गए। हमारे साथ एक और शख्स आए थे,
उनकी मौत हो गई है। ज्योति, क्या हुआ है? कितने लोग इसमें घायल या डेथ हुई? बहुत लोग थे। क्या पूरा हुआ कैसे घटना ये? हम सत्संग में गए थे, साल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जहाँ वो रास्ता निकलने के लिए जगह नहीं थी, तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मैं मम्मी लेकर रही थी। तो अचानक ही धक्का हो गई, जगह नहीं थी पाम करने की, तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनकी कर गए, उनकी तो मौत हो गई है। साथ आई थी मम्मी की ऐसी हालत थी। अच्छा, क्या गड्ढे में गिर गए थे या भगदड़ हो गई थी? भगदड़ के नीचे दब गए? काम करने की जगह नहीं थी, एक दूसरे में धक्का दे रहे थे, नीचे जगह थी, तो उस नीचे जगह पे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी, हम ऊंचे पे खड़े थे, अचानक ही गिर गए एकदम। अचानक ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ हो गई? अचानक ऐसा क्या हो गया कि भगदड़ हो गई? मिसाल सच बोलो, आप सत्संग खत्म हुआ, जब जनता जा रही थी तब ऐसा हुआ, सबको लगने की पड़ रही थी। अच्छा, कितना बेटा कितने लोगों को ऐसा लगता घायल हुआ या डेथ हुई? बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे लोग हैं इसमें। शिवानी, अच्छा कहाँ रहती हो? बमौली में। गंगोली? बमौली बमौली थाना लगता है। शाहजहाँपुर? हाँ। बमौली शाहजहाँपुर है। क्या हुआ क्या था? जयपुर में गई थी? जयपुर में काम करने आई थी। तो अभी कहाँ से आई थी? जयपुर से आई थी? जयपुर से आए थे सब। जयपुर में कहाँ रहती हो? जयपुर में माल की दाढ़ी में रहते थे। माल की दाढ़ी में सुनीता कॉलोनी। एक मिनट, सुनीता कॉलोनी कौन सा थाना लगता है वो? कौन सा थाना लगता है? हम थाना में कुछ नहीं अच्छा, पता। आपके पति का नाम क्या है? आनंद। आनंद। बच्चे का नाम क्या है? बच्चा काव्या। कितनी साल की है? 3 साल की है। क्या घटना क्या हुई थी? अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। कितने लोग थे गाड़ी में लगभग? अरे हम गिनती ना है, पूरी गाड़ी बड़ी गाड़ी भरी थी पूरी। बस थी? कितने बजे आ गए थे आप लोगों का? हम लोग तो 9:30 बजे आ गए थे, पंडाल में 10 बजे आ गए थे। अच्छा, पंडाल में 10 बजे। क्या घटनाक्रम हुआ क्या? समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। अच्छा, भगदड़ से मची, कुचल दिया एक। अच्छा, तो उसमें बच्ची आपके साथ और आपके पति भी आए थे क्या? वो नहीं थे संग में। तो आपके और साथ में सब थे, बहुत से वहाँ पे सब और बाकी सब। इस घटना पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ऑफिस ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार कराने और मौके पर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में घटना के कारणों की जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर इतना बड़ा हादसा स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण ही हुआ है। हाथरस में हुए बाबा भोलेनाथ के सत्संग में दर्दनाक हादसे के बाद जो लोगों की मौत हुई है और जो लोग घायल हैं, गंभीर घायल लोगों के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए वहां से भेजा जा रहा है। और देखने वाली बात है कि अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज पर यहाँ के डॉक्टर के टीम जो है पूरी तरीके से तैयार हो गई है और अलर्ट मोड पर खड़ी हुई है। और बात करें तो अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अलीगढ़ प्रशासन पूरी तरीके से भी मुस्तैद है। अब देखने वाली बात होगी कि जो कितने लोग घायल हैं, कितने लोगों को अलीगढ़ के लिए रेफर किया गया, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा। और अगर बात करें तो यहाँ की जो व्यवस्था है पूरी जेएन मेडिकल कॉलेज की, कम घायलों को और वार्डों में शिफ्ट कर दिया गया और यहाँ के इमरजेंसी वार्डों को पूरी तरीके से खाली कराने के बाद जो सुविधाएं उनको मरीजों को देनी है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से तैयार है। अलीगढ़ से एएनबी न्यूज के लिए आशीष वार्ष्णेय। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। और न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।